आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम कितने मिनट का है, 90 मिनट का आपका एग्जाम, ठीक है ना। और आपको 90 मिनट में ही बेहतर करना। तो पहले सिलेक्टिव टॉपिक्स जो आपका अच्छा है उसको कंप्लीट करो। फिर जो टॉपिक्स पहली बार पढ़ रहे हो, आपके लिए नया है या थोड़ा बहुत वीक है, तो उसका केवल डिफिनीशन पार्ट ही कवर करो, ठीक है ना। और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको किस तरीके से प्लानिंग करना है, इसके बारे में आप ज्यादा समय दो ताकि आप उस दिन बेहतर करो, क्योंकि आपने जैम के समय पर बहुत अच्छा मेहनत किया है और बेशक आपको उसका फायदा मिलेगा, ठीक है ना। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई 1.5 घंटे में ऐसा कोई एक सिंगल बंदा नहीं होगा जो 60 क्वेश्चंस कर देगा। 60 तो दूर की बात है, कोई 50 तक नहीं कर पाएगा 1.5 घंटे के अंदर। वो तभी कर पाएगा जब उसका 25 क्वेश्चंस का आंसर एटलीस्ट याद हो, तो ही कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है और प्लानिंग करो, ठीक है ना, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यू पर ज्यादा फोकस करो, दूसरे को मत देखो, ठीक है ना। यदि आपने जैम में मेहनत किया तो रिलैक्स रहो, मेहनत नहीं किया तो मेहनत करो। जैम में जो मेहनत किया आप 10 दिन नहीं भी पढ़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस दिन वो बेहतर करके आएगा। नहीं भी पढ़ेगा, अब से भी पढ़ाई छोड़ेगा, फिर भी बेहतर करके आएगा। अब से भी वो त्याग दे पढ़ाई को, फिर भी वो उस दिन बेहतर करके आए, ठीक है। तो पूरी तरीके से छूटे, माने छोड़ने का मतलब कि जब आप 10-10 घंटा पढ़ रहे थे वहां आपने 2-3 घंटा पढ़ाई कर लिया, या आप तब पढ़ रहे हो जब आपका मन नहीं लग रहा, माने मन लगाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो ऑब्वियस बात है कि जब आप मन लगाने के लिए चीजों को पढ़ते हो तो उस समय आपका फोकस बहुत हाई रहता है, यानी उस समय 1 घंटे की पढ़ाई बिना मन के 10 घंटे का पढ़ाई करने के बराबर होता है। यानी मन से 1 घंटा पढ़ लो और बिना मन का 10 घंटा पढ़ो, वो दोनों बात बराबर है। तो जब आप मन लगाने के लिए पढ़ोगे तो बेशक ही आप बेहतर करोगे, क्योंकि आप मन लगाने के लिए पढ़ाई को चूज कर रहे हो ना, आप पढ़ाई को प्रायोरिटी दे रहे हो, किसी और चीज को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो पहला क्वेश्चन इसका, द इनफाइनाइट सीरीज इतना इज कन्वर्जेंट इफ डेल्टा लाइज इन द इंटरवल। डेल्टा कहां से कहां लाई करेगा कि यह सीरीज आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ पर पी टेस्ट लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पी टेस्ट लगेगा। देखो ये दोनों पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, यदि दोनों पॉजिटिव टर्म का सीरीज है एन प्लस बी एन, ठीक है ना, ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म का सीरीज है। यदि आपको इसका कन्वर्जेंस चेक करना है और एक साथ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को अलग अलग करो। ये कब होगा, ये तभी होगा जब दोनों ही पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ही पॉजिटिव है। यदि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि, माने उस केस में आप अलग अलग नहीं कर सकते, माने डाइवर्जेंस के केस में, कन्वर्जेंस के केस में कर सकते हैं, डाइवर्जेंस के केस में नहीं कर सकते। लेकिन यदि पॉजिटिव टर्म का आपको कन्वर्जेंस चेक करना है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो और आप एक साथ यह चेक नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि यहां पर ये क्वेश्चन है, तो आप उसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। फिर इसका कन्वर्जेंस और इसका कन्वर्जेंस आप अलग से चेक कर लीजिए, ये भी कन्वर्ज कर रहा है और ये भी कन्वर्ज कर रहा है, तो यह क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है ना। तो उसी टाइप से देखो, तो जब आप इसको अलग अलग कर लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये भी कन्वर्ज करना चाहिए ये भी कन्वर्ज करना चाहिए, तो ही यह क्या होगा, सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो बाय पी टेस्ट यह कब कन्वर्ज करेगा, जब इसका पावर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, वही कन्वर्ज करेगा ना। बाय पी टेस्ट 2 + 3 डेल्टा क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहां से डेल्टा की वैल्यू निकल गया, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1/3 हो गया।
ठीक है ना। साथ में ये भी है ना, एंड लगेगा, एंड ये भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, एंड यह भी कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो ही यह कन्वर्जेंट होगा। तो एंड आ रहा है ना, और एंड का मतलब लास्ट में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो यहां से इसका आप कन्वर्जन चेक करो, -1 -7 डेल्टा, -7 डेल्टा, यहाँ मक्खी आ गई, देख रहे ना मक्खी का क्या प्रकोप है। ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पूरा पावर जो भी पावर में वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा लेस देन -2/7 हो जाएगा। नहीं जी, निगेटिव से डिवाइड देने से इनइक्वलिटी क्या होता है, चेंज होता है। ये मैं मन में सोच लिया था लेकिन डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप नहीं सोच रहे हो, दनादन लिखे जा रहे हो, अब तो इसका कोई उपाय नहीं। अब दोनों का इंटरसेक्शन यह करा कि मैं कन्वर्जेंट तब रहूंगा जब डेल्टा ग्रेटर देन -1/3 रहेगा। अब यह कह रहा है महाशय जी कि मैं कन्वर्जेंट तब रहूंगा जब डेल्टा लेस देन -2/7 होगा। तो दोनों की बात मानना है ना, तो कहेगी चलो ठीक है, काम करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। हो गया, ये बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। जैम में इतना डिफिकल्ट माने इतना आसान थोड़े आपको मिल रहा हो, बहुत आसान आसान ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसलिए जैम की तैयारी करना जरूरी है। लोगों को लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट सीवीटी की ही तैयारी करेंगे, तो उसको लगता है कि मार्च में एग्जाम है ना, तो वो थोड़ा स्मूथ तैयारी करता है या लापरवाही बहुत ज्यादा करता है। लेकिन जो जैम की तैयारी, जैम को लेकर के तैयारी करता है, वो अच्छा खासा मेहनत जनवरी दिसंबर जनवरी में वो कर लेता है, नवंबर दिसंबर जनवरी में कर लेता है, फिर वो सीवीटी के लिए चिल करता है, आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, पी टेस्ट आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कि पी टेस्ट क्या होता है। और इसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट होता है, ठीक है ना, और फिर आपका रूट टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, सब कुछ कराया गया है, आप लेक्चर्स में जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। पी टेस्ट है, रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, और बड़ी आसान आसान कंसेप्ट है। रेशियो में स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 के केस में डाइवर्जेंट होगा। लेस देन 1 लिमिट देखा जाता है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, ठीक है ना। इक्वल टू 1 होगा तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से कोई हो सकता है, उसको हमें दूसरे मेथड से चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको वहां पर हिंट वगैरह मिलेगा। ये जो भी चीजें मैं बतला रहा हूँ पॉजिटिव टर्म के सीरीज के लिए बतला रहा हूँ, ओनली फॉर पॉजिटिव टर्म का। जो समेशन ऑफ एन होता है ना, एन हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, मैं तब की आपको बात बतला रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक इंटीग्रल टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट से भी चीजें बड़ी आसान हो जाती है। फिर आपका आता है ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्ट समेशन ऑफ एन का आपको कन्वर्जन देखना है, देखना मुश्किल हो रहा है तो कंपैरिजन लगा लो, ठीक है ना। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर दो, कुछ एन लेस देन बी एन जिसके समेशन का कन्वर्जेंट आपको पता है, उस तरीके से हमें चूज करना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ आपका मीन्स आपको मीन्स कुछ मेथड वगैरह बतलाया था कि समेशन ऑफ एन मीन्स एन की जगह पर है चीजें, उसका कन्वर्जन चेक करना है तो उसको किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो खैर ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, डिस्कशन करने के लिए जाओगे तो बहुत बड़ा का टॉपिक हो जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, बस आपको मैं कंसेप्ट नाम ले रहा हूँ, रूट टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, केवल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करो, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डेप्थ वाला जाओगे तो वैसे भी होने वाला है नहीं, होना हो भी रहा होगा तो उस टाइम को कंज्यूम करेगा और हमारे पास इतना समय नहीं है उसको देने के लिए, ठीक है ना। इसलिए चिल करो, आराम आराम से पढ़ाई करो। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, m ग्रेटर देन 1 है एंड n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और 2 पॉजिटिव इंटीजर, अच्छी बात है,
दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 से भी स्टार्ट कर सकता है। देखो ये भी जानबूझ करके बकलोल बना रहा है। समेशन यूएन एंड समेशन वीएन सच दैट, इसका रेशियो ये है, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा लगता है ना कि हाँ भाई कुछ चीजें अपने कंट्रोल में है, लिख लो, ठीक है जी। दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव टर्म का, ठीक है। तो जब पॉजिटिव टर्म का है तो आप चीजों को उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या जानते हो, आप ऐसे चेक करते हो ना, an+1 अपन एन बार बार चेक करते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको उल्टा पुल्टा कर देते। ये कब मैं कर रहा हूं, जब दोनों पॉजिटिव है तब मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। जब दोनों ही पॉजिटिव है ये मैं तब कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं। बोथ आर पॉजिटिव, क्लियर है। चल, जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकल कर लो ना, कौन सा बहुत बार का तूफान आ रहा है। हो गया, इक्वलिटी चेंज हो गया, तो सारी चीजें कनेक्ट की जा सकती है। अब देखो ये कह रहा है कि यूएन कन्वर्जेंट होगा, यूएन कन्वर्जेंट होगा, तो जब यूएन कन्वर्जेंट होगा तो इसका रेशियो लेस देन 1 होगा ना जी, लेस देन इक्वल टू, इक्वालिटी भी लग सकता है। जब यह कन्वर्जेंट है तो इसका रेशियो टेस्ट लेस देन 1 होगा ना, n टेंस टू इंफिनिटी पर, n टेंस टू इंफिनिटी पर, ठीक है ना, n टेंस टू इंफिनिटी पर हम सोचेंगे तो क्या होगा। ओके देन इतना इस यह कन्वर्जेंट कब होगा, ऑब्वियस बात है जब यह कन्वर्जेंट होगा। पहला सही हो गया, पहला ही सही हो गया, अब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन ही ट्रू होगा, जब यह कन्वर्जेंट होगा तो ये लेस देन 1 होगा, जब यह लेस देन 1 होगा ये भी लेस देन 1 होगा, सिंपल सी बात। जब यही लेस देन 1 है तो ये भी तो लेस देन 1 होगा ना, कन्वर्जेंट हो गया तो पहला ऑप्शन हमका ट्रू हो गया, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों दिया तो ये परेशान करेगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये इफ द सीक्वेंस इतना एंड इतना कर, एक यह थ्योरम आता है, ठीक है ना, थ्योरम मैंने दे दिया था, आप क्या ही करोगे। देन द वैल्यू ऑफ इतना इज इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या होगा, यानी इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसकी लिमिट जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, एन और बी एन के लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। L1 इंटू L2 होता है, ठीक है ना जी, यह रिजल्ट है, यानी इसकी लिमिट किसके इक्वल होगा, L1 इंटू L2 होगा, जहां पर L1 AN की लिमिट है और L2 BN की लिमिट है। तो इसको लिखो, हाँ हाँ कोई थ्योरम है, मुझे नाम नहीं पता है, ठीक है ना, बस कोई थ्योरम होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, मुझे नाम कम पता रहता है, ठीक है ना। चलो तो इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो ये आपको याद हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप वहां पर कर नहीं पाओगे, या आप एग्जाम्पल वगैरह नहीं फिर भी नहीं कर पाओगे, काहे के लिए दिमाग खराब। तो इसमें समझाना क्या, मैं सिंपल से बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जो है ना, जब भी इस टाइप का हो, जब भी इस टाइप का, इसकी लिमिट एन और बी एन की लिमिट की इक्वल होता है, एन बी एन के प्रोडक्ट की लिमिट की इक्वल होता है, हो गया। तो एन की लिमिट कितना है, 5 है, इसकी लिमिट 1/5 है, तो 1 ही होगा ना आंसर। समझ में आ गया। रिकर्सिव सीक्वेंस भी देते हैं, तो देखो यहाँ पर कन्वर्जेंस पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये मैं बार बार आपको बोला हूं, जब भी यहाँ पर नॉन ऑफ दीज ऑप्शन न हो या डज नॉट कन्वर्ज एक ऑप्शन न हो तो मुद्दा क्लियर है, सिंपली एल अप्लाई करो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + L हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस 2L प्लस L माइनस 2 इक्वल टू 0, L माइनस 2
एल प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो तो एन अब हमेशा पॉजिटिव होगा ना, एन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जब एन पॉजिटिव होगा तो लिमिट भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। कभी पॉजिटिव नॉन निगेटिव सीरीज का लिमिट, सॉरी नॉन निगेटिव सीक्वेंस का लिमिट कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। देखो तो यह ऑलवेज पॉजिटिव है, एन रखो तो एन हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, कभी निगेटिव नहीं मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। तो ये क्या हो गया, तो यह कभी जीरो नहीं होगा। तो एल इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। मुद्दा क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो वन लाइनर है, और मैं इसी की बात पिछले क्लास में बोल रहा था कि वैसे क्वेश्चंस जिसमें पेन 2 से 3 स्टेप जग जाए, पहले वैसे क्वेश्चन को सिमटा लो। पहला क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करो, 75 तक पहुंचो, क्या पता लास्ट में बड़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन, और एग्जाम के बाहर निकलेगा कि लास्ट वाला नहीं देखा, नहीं मैं तो वहां पहुंचा नहीं। अब इस बकलोलपन का कोई इलाज थोड़े है, ठीक है ना। जब आपको सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ आपको समझा करके भेजा गया है, हर एक प्लान के बारे में आपको बतला करके भेजा गया है, अब आप उसको अमल ही न करो तो कैसे होगा। अब ये नहीं कि नहीं ये तो बड़ी छोटी बात है, एग्जाम के 2 दिन पहले सोच लेना। इस बार भी कितने गधों को बतलाया था, कहाँ क्लिक किया, देखे ही नहीं, वो सो याद ही नहीं रहा कि सारा क्वेश्चन एक साथ देख ले। मत देखो इतना, मैंने करीब में 1 महीना पहले से बोल रहा था, 1 महीना में पहले से नॉन स्टॉप बोल रहा था, सारा क्वेश्चन देख लेना है, सारा क्वेश्चन देख लेना है, प्लान ए पर काम करो, प्लान बी पर काम करो, प्लान सी पर काम करो। नहीं, इनसे तो ज्यादा मैं ही होशियार हूँ, इतनी छोटी बात क्लिक नहीं करेगी। जाना परीक्षा में सब पता चल जाए। परीक्षा में तो 1 + 1 3 भी हो जाता है, और 0 + 0 1 भी हो जाता है। और इतना हम बकलोल थोड़े है कि 1 + 1 3 लिख कर जाए। नहीं, वो कहता है कि एक तो बारका साहब है, वो तो महाबकलोल है, कह रहा है कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ, ठीक है, और कह रहा है कि पृथ्वी हवा में लटकी है, हाँ? तो वही वाली चीज है। और इसमें भी लोगों की आस्था आ जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश कैसा है। ये बोलने पर लोगों की आस्था माने आस्था पर चोट हो जा रहा है। बोल देने को कि पृथ्वी को शेषनाग के फन पर है, भाई आस्था का विषय है, अपना अपना आस्था है, तो आप भाई बकलोलपन को आस्था थोड़े कहते हैं, मूर्खतापूर्ण बात को आप आस्था का नाम दे रहे हो, तो इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता है ना। हाँ, साइंस कर रहा है कि पृथ्वी हवा में लटकी है, हाँ, अब तू आप कह रहे कि शेषनाग के फन पर बैठी है पृथ्वी। तो एक बार फेसबुक पर डाला तो कई लोग कमेंट पर्सनली मैसेज किए, तो वहां कमेंट नहीं किया था, पर्सनली मैसेज करो। बकलोलपन का कोई इलाज थोड़े। हाँ, किसमें, इस क्वेश्चन में ये वाला, हाँ, आपकी आवाज, आप थोड़ा माइक को पास लाओ ना, वॉल्यूम तो फुल है, अब कितना करूंगा। हाँ जी, बोलो फिर से, आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन तो है, ओके। इफ द इतना इज पॉजिटिव टर्म एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अच्छा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है जी, ठीक है ना जी। और ये क्या है, पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, तो लोअर बाउंड हो गया इसके पास। जब कोई सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड हो जाता है और वो डिक्रीजिंग होता है, तो वो सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये सब स्टेटमेंट है, सोचना पड़ेगा। यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है, वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि बाउंडेड हो गया। मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड, मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है।
खैर आगे देखते हैं। देन द इनफाइनाइट सीरीज इतना कन्वर्जेंट, अच्छा यह कब कन्वर्ज करेगा ये आपको बतलाना है। इवन कब कन्वर्ज यानी इसका समेशन कब कन्वर्ज करेगा। यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और आपका n इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू un ये जीरो के तरफ जा रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इसकी लिमिट की वैल्यू जीरो के तरफ जाए, जीरो के तरफ जाए, तो समेशन ऑफ un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इन जनरल नहीं होगा, इन जनरल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और n इंटू un की लिमिट जीरो है, तो उस केस में समेशन ऑफ un क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और ये कह रहा है कि यह कब कन्वर्जेंट होगा, इसमें से कौन सा केस आप कंसीडर कीजिएगा कि यह क्या हो जाए, यानी ये क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो देखो देखते हैं, इवन जीरो नहीं होगा ना, जैसे कि समेशन 1/n नहीं है, 1/n डिक्रीजिंग है ना, लेकिन इसका सम डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है ना, इतना जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, 1/un क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 1/un जब जीरो हो जाएगा तो जरूरी नहीं है, जैसे कि आप ले लो un के जगह पे क्या ले लो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली नहीं कर रहा है ना, वैसे √n ले सकते हो, √n ले लो या कुछ भी ले लो ना, 1/√n कुछ भी ले लो, ठीक है। ये भी कैसे आप बोल रहे हो, ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। इसका इतना बाउंडेड है, बाउंडेड से काम नहीं चलेगा, बाउंडेड से काम नहीं चलेगा। हाँ, इतना जीरो एंड इतना ही जीरो, ऑप्शन डी होगा, केवल बाउंड्री से काम नहीं चलेगा ना, लिमिट जीरो पर भी जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन 4 गया। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं भी याद है फिर भी कर पाओगे। काउंटर एग्जांपल, हाँ भाई ये नहीं हो रहा, कहाँ इसका सम कन्वर्ट करो, नहीं ये भी गया, जरूरी थोड़ा कि याद है, ये बाउंडेड होना चाहिए। तो जैसे कि un को 1/n ले लो, ठीक है, तो n इंटू ये n इंटू 1 आ गया ना, इसकी वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, बाउंडेड हो गया। क्या अब इसका सम कन्वर्ज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी गया, बच गया ऑप्शन 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट आपको नहीं याद है फिर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं करा ही दिया ना, तो हो गया। क्या तो इंक्रीजिंग के केस में आप कुछ माने बोल नहीं सकते हो, ठीक है ना, स्टेटमेंट सेट ही नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग के केस में सेट ही नहीं होगा। ये तो आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन होगा, नहीं जी, ये +2 का क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू इतना है, then point C by Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज गिवन बाय, तो कितना होगा जी, Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम, और इतना तो कैसे कर लोगे, कौन सा, हाँ तो अरे भाई Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम है, कैसे, then point C is given by Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है जी, किसी को याद है, f' इक्वल टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b अपॉन में a माइनस b होता है, कर लेना, ठीक है। हाँ तो आपने 0 बोला था ना, चलो क्या है भाई, ये सब क्या दे रहा है, ये +2 लेवल का क्वेश्चन, 9th लेवल का क्वेश्चन, इतना देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा। अब भाई क्या इसमें, ये तो सिंपल चीज है ना, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है जी।
फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या करना, कंपेयर कर देना, ठीक है ना। इसको टेलर सीरीज से भी कर सकते हो, लेकिन काहे यार 10th वाला ही मेथड लगा दो ना, 9th क्लास वाला। क्यूब पटाख से ब्रेक करना, ब्रेक करने के बाद कंपेयर करना, एक्स क्यू का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये भी वन लाइनर ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2 से 3 लाइन में आपका ये भी समझ जाए। ये सब समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है, सिंपल सा है। ये क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक करना, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेना, कर लेना, ठीक है। ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, माने ऐसा ही था, पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन इसी टाइप का गेट एमएस में एक बार क्वेश्चन है। अच्छा, जैम का प्रीवियस ईयर भी है, पता नहीं, चलो ठीक है, मैं गेट में भी इसको देखा हूँ, ठीक है ना। तो ये है, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट 0,0। तो पहले लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना, और आपको मैं मल्टी वेरिएबल केस में लिमिट निकालने सिखाया हूँ। देखो मैथमेटिक्स में जाओगे तो बड़ी डेप्थ में चले जाओगे, ठीक है ना, तो जितना ऊपर ऊपर अपने आप को रख सकते हो उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब उतना समय नहीं। हाँ, आप यदि पहले से पढ़े हो तो डेप्थ में जा सकते हो, लेकिन आप अब डेप्थ में जाने की सोचोगे ना, तो आप केवल डेप्थ में चले जाओगे, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा, और जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा आपके दिमाग में पॉइंट्स नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप एक महीना में बहुत बार का तीर मार लो, भाई जो फैक्ट है सो फैक्ट है। हाँ, तो ये है, अब आप इसका लिमिट निकालो, तो जब आप लिमिट वगैरह निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो जब आप लिमिट इसका निकालिएगा तो 0/0 फॉर्म हो रहा है, तो रेशनलाइज कर दो। यहाँ रेशनलाइज करने से मामला फिटिंग फाइटिंग हो रहा है, चीजें आसान हो रही है, तो रेशनलाइज कर दो। जब आप रेशनलाइज कर दोगे तो लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी। लिमिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि 1/3 इंटू 0 1 2, लिमिट की वैल्यू 2/3 हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, यानी लेमडा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो लिमिट की वैल्यू कितना हो गया, अच्छा लेमडा ही वैल्यू चाहिए ना, तो लिमिट की वैल्यू लेमडा चाहिए, तो 2/3 हो गया। रेशनलाइज कर देना, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, माने इसके कॉन्जुगेट को प्लस से, यहाँ प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 1 कट जाएगा, 3 कॉमन होगा, तो ये भी यानी जिसके चलते 0 हो रहा है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। जिसके चलते 0 बन रहा है वो 0/0 फॉर्म क्या हो गया, रिमूव हो गया। आपको और भी बहुत डिटेल में देखना है, और भी आपको डिटेल में देखना है, आपको वीडियोज मिला, आप बेशक वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं, आपको इसका डिटेल्स वगैरह मिल जाएगा कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के केस में लिमिट को हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यही है, यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाला केस आ गया। पहले हम लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट के लिए पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म डिनोमिनेटर में होमोजीनियस होता है, तो पोलर से अप्रोच करना बहुत हमारे लिए सिंपल होता है, ठीक है ना। इसके बाद डिसकंटिन्यूटी प्रूव करना है, तो पाथ चेक करते हैं, y = x, y = mx, या कोई भी इन जनरल, माने जैसे माने अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई एक फिक्स पैटर्न है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर के चीजों को सोच सकते हैं, कनेक्ट करके क्वेश्चन को आप सॉल्व वगैरह कर सकते हैं। तो ये है आपका मल्टी वेरिएबल क्वेश्चन के केस में लिमिट को कैसे निकालते हैं। मल्टी वेरिएबल के क्वेश्चन, जो लिमिट के क्वेश्चन होते हैं, उसकी लिमिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज। अब यहाँ नंबर ऑफ रूट लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है ना, इसका आपको नंबर ऑफ रूट बतलाना है 0 to 1 के बीच में। तो 0 to 1 के बीच में एक तो है कि हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर दें, सैंडविच थ्योरम कर रहा हूं, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दे, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मामला फिटिंग फाटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे करना मुश्किल है, एक और तरीका हमारे पास, देखना ये ध्यान देना, आपको 0 से 1 के ही बीच में निकालना है।
इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में ना एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो कोई रूट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। रूट मिल भी सकता है, रूट नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जैसे ही एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 हो जाए और एफ कॉन्टिन्यूअस है तो उस केस में 100% गारंटी है कि आपको रूट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट वन रूट मिलेगा। एक से ज्यादा हो सकता है, मैं माना नहीं कर रहा, लेकिन एक मिलने की गारंटी। कब? जब एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होता है तो इस बात की गारंटी कि मिलेगा कॉन्टिन्यूअस केस। लेकिन जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, अब एक्सप्लेन करने का समय भी तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये है। फिर आपका एग्जैक्टली वन रूट या एग्जैक्टली टू रूट, इसका क्या केस है? तो एफ कंटिन्यूअस है, ए से बी के बीच में फंक्शन मोनोटोनिक है एंड एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी स्ट्रिक्टली लेस देन 0, माने फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो उस केस में एग्जैक्टली वन रूट मिलता है, यानी एग्जैक्ट वन मिल जाएगा। यदि मोनोटोनिक का केस नहीं दिया है तो एटलीस्ट वन बोलेंगे, यानी एक या एक से ज्यादा मिल सकता है, ठीक है ना। जो सारी चीजें पढ़ा होगा मेरे बोलने के बाद उसके दिमाग में इमेज बन रहा होगा। तो ये है आपका। तो खैर अब तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 हो गया ना, अब तो मामला इसका रहा ही नहीं। तो हमें अब दूसरा अप्रोच लेना होगा। तो अप्रोच कैसे लेना होगा? इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। इस चीज का आप ग्राफ प्लॉट करो, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करो। तो 0 के लिए क्या होगा? एक है ग्राफ, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, 0 को 1 दे रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करेगा तो ऐसे आएगा, ऐसे इंक्रीज। अब इंक्रीज होते हुए कहां जाएगा, कहां तक इंक्रीज करेगा, यानी इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, जैसे भी एफ डाइज 0 करेंगे, नहीं जी क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। तो कुछ मामला ऐसे आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और एक क्रिटिकल पॉइंट है 1 अपॉन। ये भी वन लाइनर ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत बड़का सवाल नहीं है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसे जाएगा, हाँ अब क्रिटिकल ऐसे भी जा सकता है, ध्यान देना। तो आपको इस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करना होगा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इस पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करो, कोई बतलाओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये आपको बतलाना है। कोई बतलाएगा क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। मुझे लग रहा है कि ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए, नहीं जी, सॉरी ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है। चलो तो ये आएगा ऐसे, अब ये गिरेगा, देखो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब गिरते हुए कहाँ जाएगा, नीचे से उठेगा कि कैसे उठेगा? ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। एफ ऑफ 1 अपॉन रूट 3 निकालो तो 1/3 रूट 3 अब प्लस होता, ठीक है, और माइनस 1/रूट 3 प्लस। मुझे लग रहा है कि ये भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, नहीं जी ग्रेटर देन 0 आएगा, आएगा 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 और ऐसे उठ करके चला जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया ना। तो देखो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कहीं भी कट पिट नहीं किया, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं किया। जब कट करेगा तो ना y 0 होगा, जब एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा तो ना रूट मिलता है। तो ये ऑप्शन 1 हो गया, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल। सर और कोई दूसरा मेथड है? नहीं भाई, ग्राफ। अब क्या, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का हेल्प ले लिया, ग्राफ प्लॉट कर दे, तो इसका ग्राफिकल ही मेथड है, दूसरा कोई अप्रोच नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में तो अच्छा खासा। लिमिट t टेंड्स टू 0 है, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालना है।
तो 0/0 फॉर्म हो रहा है ना। देखो एलएच रूल अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते रह जाओगे, बड़ी समय लगेगा। एलएच रूल से करोगे तो बड़ी समय लगेगा। आपको क्या अप्लाई करना होगा? एक्सपेंशन अप्लाई करना होगा। आप इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन अप्लाई करके बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एलएच रूल अप्लाई कीजिएगा तो समय लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फिर नीचे आ जाएगा, फिर से एलसीएम लो, बड़ी तामझाम होगा। सबसे बेस्ट वे क्या है? एक्सपेंशन अप्लाई कर दो। ई का पावर टी, और कहां तक जाना है? क्यू तक, जिसके आगे नहीं जाना है। तो 1 प्लस 2t प्लस 2t का स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2t का पावर 3, तो 8t क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 6, ठीक है ना। बस यहीं तक छोड़ दो, आगे मत लिखो क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, आगे का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पावर 4 तक जाओगे तो क्यू ही कटेगा ना, तो ऊपर टी जो बचेगा वो 0 हो जाएगा। फिर -2 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? लिख लो, ध्यान में नहीं आ रहा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यू बाई 3 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस माइनस प्लस टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यू बाई 6, ठीक है ना, आगे की जरूरत है। प्लस ln, तो कितना होगा? x 2t प्लस माइनस होगा ना, माइनस 2t स्क्वायर अपन में 2 यानी 4t स्क्वायर अपन में 2 माइनस प्लस 8t क्यूब अपन में 3 हो जाएगा, ठीक है, -1 अपॉन 2t क्यूब हो जाएगा। सही है। तो फिर क्या होगा? देखो क्या क्या कट पिट रहा है। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2t, देखो यहाँ -2t और +2t कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है ना, सब कैंसिल ही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। ये भी कैंसिल होगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना जी, चेक कर लो, 100% कैंसिल होगा, ना का सवाल ही नहीं। अच्छा, -4t और 4t, हाँ ये भी होगा ही होगा कैंसिल, ठीक है ना। तो मुझे मतलब केवल टी क्यू से, तो 8/3 यानी 4/3 माइनस टी क्यू। अच्छा ये भी काट कुट काट बात है, अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा? माइनस, बीच में माइनस है जी, -1 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, वही तो ये कितना हो जाएगा? -2 टाइम्स 1/3, ठीक है, प्लस 8/3, सही है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, नीचे में 2 भी है ना, 2 भी है, कितना हो जाएगा? 12 10 5/3 है, 5/3 है, हो गया। तो बस कैलकुलेशन था, कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में बाद में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, बाद में भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या लिख दोगे तो हो जाएगा, वो भी चीज जल्दी जल्दी। आपको रास्ता पता है ना कि कैसे होगा, तो पटाक पटाक लिख करके कर, एक रूट नहीं पता रहता है तो अलग बात है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एग्जाम में जो करेगा ना, मुझे लग रहा है ना कि माहौल नहीं, तो एक और तरीका है, सबको अलग अलग कर लो, इक्विवेलेंट होगा ना, हाँ इक्विवेलेंट होगा, किसी एक को कर लो, ठीक है ना, सबको मत करो, केवल एक को कर लो। और चूंकि सिमेट्रिक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सब ऐड हो जाएगा, सबकी वैल्यू आपस में इक्वल आएगी, इतना प्लस इतना प्लस इतना, सबका वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि रीजन भी सिमेट्रिक है और यहाँ भी सिमेट्रिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब कुछ सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। 3 मल्टीप्लाई करो, एक्स की लिमिट पुट करो या वाई की या जेड की, कैसे भी कर लो, ठीक है ना।
तो मेरे अकॉर्डिंग जेड की लिमिट पुट करो, ज्यादा आसान हो। एक्स को हम सबसे लास्ट में रखते हैं, ठीक है ना। तो जेड की लिमिट पुट कीजिएगा तो जेड 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, ये बुद्धिमानी कहलाता है। x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब z को 0 कर दो, तो जब z को 0 कर दोगे तो ये वाला रीजन हो जाएगा। अब इस रीजन में इंटीग्रेट करना, फिर y की लिमिट पुट करो, ठीक है, फिर 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना जी, ये हो गया। अब आप इंटीग्रेट कर दो, 0 से 1 y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, अब कर लो जल्दी से, सिंप्लीफाई कर लो। अब को ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई करो या बीटा वगैरह भी लगा सकते हो, देख लो जैसे आपको आसान पड़े। देखिए यहाँ तो आसानी हो जाएगा, यहाँ से आसान हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर को ब्रेक कर लो या बीटा लगा लो। बीटा पता है ना, 2 माइनस 1 कर लो, 3 माइनस 1 कर लो, तो बीटा 2 का 3 बाई 2 हो जाएगा। और इसको तो खैर सिंपल ही कर लो, ठीक है ना, एक्स क्यूब बाई 3, तो 1 बाई 3 माइनस प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, हो गया। आप सिंप्लीफाई कर लो। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में भलाई है, भले ललचा रहा है लेकिन छोड़ दो, समय लेगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि आप वहां सब करने नहीं गए हो। जो ये समझ जाएगा उसके लिए एग्जाम आसान है, जो ये अपने आप को समझा नहीं पा रहा है कि वहां मैं सब करने के लिए नहीं जा रहा हूं, उसके लिए एग्जाम बड़ी टफ निकलने वाला है। जो ये अपने आप को समझा ले कि मुझे सब नहीं करना, उसके लिए एग्जाम हलवा है, सीवीटी का कुछ है ही नहीं। 100 के भी 10 दिन पहले जाएगा ना, फिर भी आराम से 150-60 मार्क्स लाए। वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, सब तो दे दिया, छोड़ा क्या है। वॉल्यूम जनरेटर मैंने ये सब जैम में नहीं दिया, सब यहीं पर दिया, सब बकलोलपन किया है और क्या किया है, ठीक है। तो क्या बनेगा जी, क्यूबॉइड बनेगा, बड़ी खतरनाक सा बनेगा, अबाउट एक्स एक्स। अब इसको घुमाओ ना गोल 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 गोल, अब इंटीग्रेट करो, शायद आसानी है, नहीं आओ कर लेते, वॉल्यूम कर रहा है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, नहीं जी, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, नहीं जी, मैं आपको बतलाया था ना क्या फॉर्मूला होता है, जब एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होता है। ये कैसे होता है, सिलेंडर से आता है ना, हम स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल करके उसको इंटीग्रेट करते थे, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यहाँ पर आर क्या है, रेडियस क्या है, वाई एक्सिस है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस सॉरी वाई है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वाई आपका यहाँ पर रेडियस हो गया, और डी एक्स क्या है, इसकी ऊंचाई है यानी हाइट है, डी एक्स हाइट है। तो उतना एक्सप्लेनेशन का भी वो नहीं है, ठीक है। बाकी और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपके पास वीडियो का एक्सेस है, आप वहां जाकर के आराम से एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर आप यहां से निकाल लीजिए, बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा आपका 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, सॉरी माइनस ए से ए तक इंटीग्रेट करना है, तो 2 टाइम्स कर देना, नहीं जी, और यहाँ 0 से बी कर दो, सॉरी 0 से ए है ना, क्या है जी, y जब 0 करोगे तो 0 से ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट वगैरह कर देना 0 से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से a माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, तो 4 पाई बी स्क्वायर ए बाई 3, क्या बात है, तो डायरेक्ट ही हम रखा मापा। मुझे शक हो रहा था इस पर, लेकिन मैं टिकिंग टाकिंग नहीं किया, ठीक है ना, मुझे शक हो रहा था कि ये होगा। तो कोई चीज आप अंदाजा से भी टिक करके आगे बढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि आप हर एक चीज को सॉल्व ही करो। ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का डायरेक्ट,
देखो स्ट्रेट फॉर जैम की तरफ गोल को नहीं घुमा रहा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं आपसे पिछले ही भी क्लास में बोला कि जो यहाँ पर क्वेश्चन होगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। बस देखो टिक करो, देखो टिक करो, देखो टिक करो, इस टाइप। बस देखो टिक करो का मतलब कि एक बार पेन चलाओगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये पता नहीं तो क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं आया। इफ n is any positive integer and delta n equal to इतना, then the value of this क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो देन द वैल्यू ऑफ डेल एन, पहले डेल एन निकालना होगा ना जी। एन का फंक्शन आएगा, यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो इसको तो ब्रेक करना होगा ना, इससे इंटीग्रेट थोड़े होगा। तो यू तो नेचुरल, यहाँ पर यू कैसे हम ब्रेक करेंगे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ये आपका वो है ना, क्या है भाई, वो है ना आपका क्या हम इसको कहेंगे, मीन्स बाइनोमियल है ना, परम्यूटेशन वगैरह है ना। तो फैक्टोरियल हम कैसे लगाएंगे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। ये फैक्टोरियल कैसे लगाएंगे, ये क्यों नेचुरल नंबर हो जाएगा ना, तो पता नहीं, मुझे तो सही क्वेश्चन में नहीं लगा। आर्क लेंथ देखो, आर्क लेंथ सब पूछ दिया है, तो जैम वाला जितना नहीं पूछा है ये सब पूछ लिया। ये सब हम जैम के लिए गेस सब करते हैं नहीं जी, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर ही ना गेस करेंगे। ठीक है ना, और मुझे पूरा भरोसा रहता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस नहीं आएगा, मुझे तो पता रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डर लगता है। मान लो कि 2-3 क्वेश्चन और पूछ दिया तो क्या होगा। देखे ना पूरे मेरे प्रिपरेशन जर्नी में देखा ना, मैं प्रीवियस ईयर को बड़ी कम वेटेज दिया हूँ। मैं डिस्कशन कराते समय इतना डिस्कशन कराया हूँ ना, बाद में उतना डिस्कशन कराया हूँ। ठीक है, मैंने खास करके जैम का प्रीवियस ईयर, बाकी प्रीवियस ईयर में मैं एनर्जी लगाता हूँ, जैम के प्रीवियस ईयर में मैं एनर्जी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास रहता है कि बच्चे कर लेंगे। ठीक है ना, वो वो कर लेंगे, तो मैं नॉन प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि हमेशा आउट ऑफ बॉक्स ही आईआईटी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी रेयरली आ गया तो आ गया, तो ऐसा थोड़े है कि जो नॉन प्रीवियस ईयर नहीं करेगा उसे प्रीवियस, सॉरी जो नॉन प्रीवियस ईयर करेगा उसे वो और फाड़ के रख देगा। क्योंकि अब सोचो, इमेजिन करो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद आप कर रहे हैं, ठीक है, और एक केस है कि आपको इस तरीके से पढ़ा दिया गया है कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन खुद से कर ले रहे हैं, तो कौन सा फायदा करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा खुद से करेगा। तो मैं प्रीवियस ईयर तो कराता नहीं हूँ इतना, तो सारे ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रीवियस ईयर छोड़ रहा होगा, सभी कर रहे। वैसे मैं खुद ही बोलता हूँ 5-6 बार करने के लिए, ठीक है, खुद ही बोलता हूँ कि 4 बार कर, तो वो तो 4 बार तो कर लेते हो, मैंने कर ही रहे हो। मैंने अब सोचो कि मैं कराने लगा 2021 का ही पेपर, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला, आप कर लोगे, लेकिन मैं करके उस चीज को नीरस कर दिया, हिंट थोड़ा भी दे दिया तो वो नीरस हो गया ना आपके लिए क्वेश्चन। जबकि वहां दिमाग आपका खुद लगना चाहिए था, आपका खुद का दिमाग लगेगा तो कॉन्फिडेंस आपको ज्यादा आएगा। ठीक है ना, फिर आपका सेम वही, सभी जगह वही पैटर्न, ठीक है ना, सभी जगह वही पैटर्न है कि हाँ, आप जो क्वेश्चन को 2 या 3 बार आप गलत करके सही कर सकते हो, तो जो आपको क्वेश्चन करके आनंद आएगा या जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, खास करके एक आईआईटी का क्वेश्चन, लेकिन मैं उसको करा दूं तो आपका मजा ही किरकिरा हो जाएगा। यानी जो चीजें आपको सीखनी चाहिए ना, जो कॉन्फिडेंस आपको गेन होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस कभी गेन ही नहीं हो पाया। मैं कराता हूँ लास्ट में, ये नहीं कहता कि मैं नहीं कराया हूँ, मैं कराया हूँ लास्ट में, जब पूरा सिलेबस हो जाता है। ठीक है ना, जब आप, मुझे पूरा भरोसा रहता है कि आप एक बार, माने आपने सफिशिएंट टाइम देता हूँ करने के लिए, एक बार आपने कर लिया होगा, 2 बार कर लिया होगा, जब मुझे पूरा भरोसा हो जाता है तब मैं आज रिवीजन के लिए कराता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाने के लिए कराता हूँ या आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा इसलिए करा रहा हूँ, बस रिवीजन के लिए कराता हूँ कि देखो प्रीवियस ईयर के माध्यम से ना एक बार सारा कंसेप्ट, सारा सिलेबस हम कवर कर लें, इसलिए मैं कराता हूँ। इसलिए मैं कभी प्रीवियस ईयर आज तक डिस्कशन नहीं कराया कि सामने वाले को नहीं आ रहा है इसलिए मैं करा रहा हूँ। कुछ होते हैं उनके लिए हुआ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 150 ऐसे बच्चे हो जिनके लिए प्रीवियस ईयर मुझे कराना ना पड़े, वो खुद ही कर लो, खुद ही कर लो।
तो इस वे में चीजें थोड़ा बेहतर होता है, इसलिए शायद हमारा रिजल्ट इतना बेहतर आ जाता है। 2023 में भी बेहतर आ गया, 24 में और बेहतर आया, 25 में मुझे लग रहा है कि भूचाल ना आ जाए, ठीक है, बहुत बेहतर आएगा रिजल्ट। हाँ, सारे सपने मेरे 2025 में शायद पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब देखते हैं। और ये भी डिस्कशन कराने का पर्पस मेरा रिवीजन ही है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कुछ है जो मैं आपको बतलाऊं, कुछ ऐसा आपको लग भी नहीं रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा लग भी नहीं, जो मेरे से नहीं होगा मैं खुद भी छोड़ दूंगा, ऐसा थोड़े कि मैं उसके पीछे पड़ा रहूंगा। 75 में 75 करके थोड़े आना है भाई, 10 क्वेश्चन नहीं होगा तो कौन सा बहुत बार का भूचाल आ जाएगा। लेकिन कई को 10 क्वेश्चन से बड़ी मतलब रहता है, मैं देखा हूँ, नहीं मुझे यही 10 क्वेश्चन चाहिए, बाकी आ जाए ना जाए बाहर में जाए, बस मैं यही 10 करके आऊंगा। वैसे लड़कों से कभी एग्जाम में निकलते नहीं देखते, एग्जाम निकालने के लिए गए हो, जाओ निकालो, खुश रहो, क्या करो। लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है, ये है, ठीक है ना। तो x1 से 2 इंटीग्रेट करना, तो बतलाओ इसका लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट 1 प्लस यहाँ dy अपन dx निकालना आसान है ना। हाँ बोलिए, हो गया। अब dy अपन dx निकाल लो, यही होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का, एक पैरामीट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला होता है, dx अपन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपन dt का होल स्क्वायर का स्क्वायर dt, और t की लिमिट पुट कर दो, यहाँ पर x का है तो dy अपन dx निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, और हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मैं आपको बतलाया, नहीं बनेगा तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा, बनना ही है। आप नहीं बना पा रहे हो, दैट मीन्स आप अच्छे से नहीं सोच रहे, ठीक है। जब आप इसको ब्रिक श्रिक करोगे ना तो देखना ये आ जाए। अब देखना इसका होल स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा dx में, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, हो गया, इसको दूसरी बीमारी हो गई, इसको लभैया हो गया। हाँ तो 1/4 ln x, 1 से 2 नहीं जी, चलो तो हो गया। अब लिमिट पुट पार्ट करके कंपेयर कंपेयर कर लेना, तो लेंथ ऑफ कर्व माने पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द वैल्यू, ऐसा नहीं इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना, बस जैम देते देते सारा फॉर्मूला तो आपने याद कर ही लिया, याद कर नहीं लिया होगा, याद हो गया होगा, क्वेश्चंस करते करते आप लोगों से याद हो गया होगा, बस केवल टिक टाक करना। कितने बार आएगा जी ये, मैं कहाँ चला गया था, एक ही क्वेश्चन आपको 2 बार दे दिया है, अच्छा यहाँ भी दे दिया है, क्या बात, इससे प्यार मोहब्बत हो गया ऐसा लग रहा है। अब इतना, इफ इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, जी भाले जी, इफ इतना इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहली चीज की ए एफ क्या होगा, जीरो होगा ना जी, डायगोनल इंटीजर, देखो डिफिनीशन का सब कमाल है, तो ए एफ तो जीरो हो गया, ए एफ जीरो हो गया, देखो ए भी जीरो हो गया और एफ भी जीरो हो गया, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का होल है, पहले चीजों को अच्छा तो कर लो, और एफ जीरो तो डी प्लस ई का होल है, ठीक है ना, ये तो जीरो होगा ही होगा। अब देखो सी क्या होगा, 1 होगा नहीं जी, तो यह -1 है तो सी 1 होगा ना, होगा होगा, तो कितना हो गया, सी को 1 कर दो, बी प्लस 1 का होल है। अच्छा अब यहाँ भी कुछ रिलेशन है जी, ई क्या होगा, ई -5 होगा ना, साइन अपोजिट होता है ना, तो ई -5 होगा, डी -5 का होगा, ठीक है जी, ठीक। अब मामला बी और डी पे फंसा है, तो देखो बी और डी, तो बी और डी क्या होगा, एक दूसरे का साइन अपोजिट होगा ना, यदि ये बी होगा तो ये क्या होगा, डी क्या होना चाहिए, -b होना चाहिए, नहीं जी, ऐसे करो, यदि बी, यह बी है तो डी क्या होना चाहिए, -b, यानी
डी क्या होना चाहिए, माइनस बी, वही तो लिखा था। तो पुट पार्ट कर दो। अच्छा, एक ये रिलेशन आ गया नहीं जी, यहाँ ये पुटिंग पार्टिंग कर दो। तो जब पुटिंग पार्टिंग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी, यानी बी प्लस फाइव का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर का ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अब ये मिनिमम कब होगा आपको बतला, ये तो अब ये चीजें ना अब आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब मैं प्लस टू में पढ़ा था, इस समय मैं होशियार हूँ, ठीक है। अब देखो यह मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, इन दोनों का सम अपॉन में टू, इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। नहीं तो आप डेरिवेटिव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप डेरिवेटिव कर लो, यानी यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मैं थोड़ा सा जोश जोश में लिख दिया हूँ, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे ए प्लस बी पर क्या होगा, मिनिमम होगा, ए प्लस बी पर मिनिमम होगा, ठीक है ना। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इस केस में ए प्लस बी पर मिनिमम होगा कब, जब पावर दोनों का सेम है, यानी 2n कर दो, जब दोनों का पावर इवन हो, ऑड नहीं इवन हो, इवन, जब दोनों का पावर इवन हो उस केस में a प्लस बी बाई टू होता है। या आप इसको देखो, ये वन वेरिएबल हो गया ना, आप चीजों चीजों को सोचो कि कहाँ चला गया, यहाँ से उड़ते हुए मैं वन वेरिएबल पर लेकर के आ गया, और वन वेरिएबल का मिनिमम मैक्सिमम आपको निकालने आता है। तो एफ डैश इक्वल टू जीरो कर दो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। एफ डैश जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वैसे भी निकल जाएगा, या सिंपली माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, ए के जगह पर माइनस वन है ना, बी के जगह पर माइनस फाइव, कितना हो गया, माइनस थ्री। है ही नहीं ऑप्शन में, बकलोलपन कर दिया क्या जी, इससे कैसे नहीं होगा। अच्छा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, मेरा भी जो है ना दिमाग खराब हो गया। तो इस पॉइंट पे तो पुट करो जी, माइनस थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन फोर एट हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना, किस पॉइंट पे मिनिमम आएगा ये थोड़े पूछा, मिनिमम वैल्यू तो किस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा, माइनस थ्री पर पुट करके यहाँ से निकाल, हो गया, या वन वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही एक मुझे बकलोल मिला था 2020 में, लेकिन नहीं सर बी वेरिएबल है ही नहीं, बी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव भी जीरो हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं शॉक हो गया कुछ देर के, और बतलाने पर भी नहीं समझ रहा है। देखिए एक काम करो, तुम बी को एक्स मान लो, तो ऐसे कैसे मान सकते, एक्स वेरिएबल है ना, बी थोड़ा वेरिएबल है। एक्चुअली बकलोलवा का क्या जानते हो क्या दिक्कत था, दिक्कत ये था कि वो 7 क्लास में एक्स वेरिएबल मान रखा था, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये फिट हो गया था कि एक्स ही केवल वेरिएबल है, बाकी कोई वेरिएबल है ही नहीं। 7 क्लास में मानते थे ना, माना कि सीता की आयु एक्स है, गीता की आयु एक्स है, उसका वॉल्यूम एक्स है, इसका वॉल्यूम वाई है, ये सब मानते थे ना। उसके नेशन एक्स और वाई वेरिएबल था, बाकी सब कांस्टेंट था। तो ये तो यदि आपके साथ भी ये पागलपन होगा, डी को एक्स मान करके आप भी कर लेना, ठीक है ना जी। तो बड़ी आसान आसान पूछा है, मैथ कितना मैथ का क्वेश्चन पूछा है जी। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, रेसिप्रोकल, अच्छा अच्छा, यदि इसका क्या कहलाता है, यदि इसका रूट हम कहेंगे ना जी, हाँ, यदि इसका आइगन वैल्यू अल्फा बीटा गामा, ठीक है, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा प्लस वन बाई गामा की वैल्यू क्या होगा, ये कह रहा है, ठीक है जी। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो या तुम देखो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में ही समझदारी है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बाई अल्फा बीटा गामा, ये तो भाई डिटर्मिनेंट हो जाएगा सबका, सभी कैरेक्टरिस्टिक का प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके लिए तो अब आपको निकालना ही पड़ेगा ना, कोई उपाय नहीं है। अब इसका फॉर्मूला मुझे थोड़ी याद है, अब तो आपको निकालना होगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ऐसा नहीं कि आपको रूट निकालना है, केवल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। और ये क्या होता है, ये आपका जब आपका ये जैसे कि ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा, नहीं जी।
अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या होगा, सी बाई ए होगा, ये होगा। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी बाई ए होगा। ऐसे प्लस माइनस चलते रहे। आप इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिखो, माइनस एक्स करके लिखो, पटाख से मल्टीप्लाई करो, और ये वाला ऐसा। अब ये नहीं कि रूट निकाल रहे हो फिर कर लेना का देना हो जाएगा। आपको टेक्निकल अप्रोच के बारे में सोचना है ना, तो ये है टेक्निकल अप्रोच। यदि आप ऐसे नहीं सोचिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चीज। तो आपको सब कुछ दिख रहा है कि हाँ कैसा रास्ता अप्लाई करना, तो कम से कम चलो मेरे डिस्कशन से तो ये होगा ना कि काफी लोगों को कुछ टेक्निकल अप्रोच पता चल जाएगा। आपने हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव वे में कर रखा हो, लेकिन चलिए मेरे चलते आप 10 भी टेक्निकल अप्रोच सीख जाते हैं, और उस 10 में से 5 भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाता है, आप उस मेथड पर क्वेश्चन आ जाता है और आप कर लेते हैं, तो जिस क्वेश्चन को आप 15 मिनट में करने वाले थे वो क्वेश्चन आपसे 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, या हार्डली 1 मिनट में। 5 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाएगा। चलो 10 मिनट मान लेते, फिर भी आपका 5 मिनट बच गया ना। 5 मिनट में अब 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई कर सकते, तो ये है, इसमें कुछ है नहीं भाई। खत्म हो जा भाई, खत्म हो जा। देखो वही वाला क्वेश्चन है ऊपर, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल लिख लेना। ठीक है, लिखने के बाद एक्स को ए से रिप्लेस करके कंपेयर करना, ए क्यू इक्वल टू ऐसा लिख लेना, फिर कंपेयर करके लिख लेना। ये तो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। क्या है यार ये सब, क्या है। द सम ऑफ स्क्वायर, अब देख रहा मैंने कहीं लग रहा है कि गोल गोल घुमाया है। अब आईआईटी जैम का क्वेश्चन है, कितना गोल गोल घुमाया, सीधा कुछ भी नहीं दिया। बोले यहाँ से वहां लेके जाएगा, फिर वहां से वहां लेकर, फिर वहां से वहां। उसको ले जाना है कोलकाता है, लेकिन पहले दिल्ली से जयपुर लेकर के जाएगा, जयपुर से दिमाग खराब होगा तो इंदौर लेकर के चला जाएगा, और दिमाग खराब होगा तो इंदौर से रांची लेकर के आ जाएगा, फिर रांची से कहेगा कि अब बबुआ मैं तेरे को कोलकाता लेकर के चला। अच्छा, ये क्या कर रहा है, खैर ये तो आसान है। द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी द सम ऑफ स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट। ओके, तो इसका ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना जी, ठीक है। सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में आइगन वैल्यू क्या हो जाता है, डायगोनल लिंकेज 1 1 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये तो लॉलीपॉप है, चलो ऊपर पकाया था तो यहाँ पर आसान भी दे दिया। तो देखो वहां समय लिया, लेकिन यहाँ पर आसान। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले कर लो, जैसे कि ये क्वेश्चन कर लो, हाँ इसको छोड़ दो, हाँ इसको कर लो, ठीक है ना, इसको कर लो, इसको मान वही कुछ हुआ, इसको छोड़ दो एग्जाम में, ठीक है ना, भले आपको आ रहा है लेकिन छोड़ दो यार, त्यागना छोड़ो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना, त्याग की भाव रखो। ये तो हवा ही नहीं लगेगा तो छोड़ना ही है, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना, ये आसान है, ये कर सकते हो सर। तो ये सारी ये भी आसान है, फॉर्मूला याद है तो फटाक फटाक। तो जो चीजें वन लाइनर है ना उसको करते जाओ, बाकी सब कुछ छोड़ते जाओ। ज्यादा मोह माया में फंसोगे तो फिर कर देना हो जाएगा। सपोज ए, इसको लीनियर अलजेब्रा से प्यार मोहब्बत हो गया नहीं जी। अरे भाई क्या बात है, ये तो मेरा वाला क्वेश्चन आ गया जी। इफ ए डिटर्मिना 4 क्रॉस 4 का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 है, बाप रे। देन द वैल्यू ऑफ ए वेयर लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बतलाना है। तो ठीक है, तो लिख लख लो, और क्या मैं कहूँगा। अब एडजॉइंट का बाप रे बाप, आपको पता है ना एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर में n माइनस वन, यानी 4 माइनस वन हो जाएगा नहीं जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर में 3। अब ए की जगह पे क्या है, 4a है, ठीक है ना, 4a, तो 4a का डिटर्मिनेंट का पावर 3, ठीक है। जब ये 4 बाहर निकलेगा तो ये 4 प्लस 4 का मैट्रिक्स है ना, ये 4 का पावर कितना होकर के निकलेगा, 4 का पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3, यानी 4 का पावर कितना हो जाएगा, 12 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा,
अच्छा अच्छा, मैं उल्टा चल दिया, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सीधा हो जाता है। पहले इस 2 को बाहर निकालते हैं, 2 का पावर 4 बाहर आएगा, जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर एडजॉइंट इसको बी मान लो, ठीक है ना जी, टेंशन नहीं लेना। ये कितना हो जाएगा, बी का पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और बी आपने किसको माना है, ध्यान देना, इसको माना है। 3 एडजॉइंट ऑफ 4a को आपने माना। बड़े चीज को छोटे चीज से रिप्लेस करना ये मैं बतलाया हूँ। अब आप दिमाग ही नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी कि केवल इसी क्वेश्चन में, इन जनरल आपको बतलाया हूँ ना। 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर 3 का पावर 4 और ये 3 बार इसका भी पावर लगेगा, देखो इसका भी 3 का पावर 4 तो इसका वाला लगेगा, ठीक है। फिर इसका वाला कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे। फिर एडजॉइंट ऑफ, ये सब मैं जैम के लिए कराया था, ये बकलोला सब मैं यहाँ भर देती है। फिर इसका 4a का डिटर्मिनेंट देखो, पावर 3 मत छोड़ना, 4a का पावर 3, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना जी। 2 का पावर 4, 3 का पावर 12, 4 का पावर 4 और नचो का 36, बाप रे बाप। डिटर्मिनेंट a का पावर 9, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 6 का पावर 9। यहाँ से देखो 6 कहाँ कहाँ से मिलेगा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओ। 6 कहाँ कहाँ से मिलेगा, 3 चौक का 12 नहीं जी, 6 का फैक्टर नहीं होना चाहिए ना, तो 6 पहले अलग अलग करो, तो 2 इंटू 3, यहाँ से 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 यानी 12 मुझे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 ऐड कर दो, तो 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21 है ऑप्शन में, है तो ऑप्शन 4 हो गया। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना, ऐसा थोड़ी कि पूरा लेमडा इंटू लेमडा, हमें लेमडा थोड़ी पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, तो मेरा मतलब ए से, और यह बाकी 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 6 निकाल करके इसमें ऐड कर दो पावर को। यहाँ पर 2 का पावर ज्यादा है, 3 का पावर कम है, तो ऑब्वियस बात है कि पूरा का पूरा 3 6 के यानी 6 बनाने में कंज्यूम हो जाएगा, तो मैक्सिमम पावर ही 12 पावर ही कंज्यूम होगा ना, तो हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अभी भी है। अब qx इक्वल टू इतना है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज, अब वेरिएबल सेपरेबल है, ये मेरा सिंपल है लेकिन मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना। अब ये इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा याद नहीं है, मुझे याद है, मैं भी कर दूंगा, वाह। ln y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, प्लस कर दो यार, प्लस कर दो इधर, चलो ठीक है। ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल को, इसको इधर लेते आओ, ठीक है ना, कांस्टेंट इधर उधर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लेते आओ, तो ये ln हो जाएगा ना, तो y प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। मुझे याद है, मुझे लगा था कि मैं भूल गया, ये हो गया। अब ये क्या है, फाई ऑफ एक्स है ना, ये फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, ई का पावर के, यानी इसको सी मान लो, वहां पर C1 मान लो, क्या दिक्कत है, देखो है कहीं ऑप्शन पर, ऑप्शन है। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद नहीं है तो वहां बैठ करके झुझना बजाओगे, झुझना तो मिलेगा नहीं, तो वो रहेगा हाथ में, नाखून में, नाखून से तबला बजाते रहो। तो ये तो +2 का है, अब इसमें क्या ही मतलब। हाँ, ये आपका, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का फंक्शन क्वेश्चन है, देखो इसका दो होता है, एक इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, ये वाला सॉरी, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको ना मैं, इसको ना एफ ऑफ डी मान लेता हूँ, ठीक है ना, इसको क्यू ऑफ एक्स मान लेता हूँ, ठीक है ना जी। इसको मैं एफ ऑफ डी वाई मान लूँ, वाई को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, वैसे कॉमन नहीं होता लेकिन लिखने के लिए लिख लेते हैं। तो जब एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू 0, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालिएगा ना, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना। और जब ये वाला सॉल्यूशन निकालिएगा,
ऑफ एफ ऑफ डी नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड नहीं होता, ऑपरेट करते, इसको डिवीजन नहीं करते, ऑपरेट करते। तो जो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा उसको पार्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। और जो इन जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल का सम होगा। ये फाइनल सॉल्यूशन, ये वाला यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा, यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा। इन जनरल सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल का सम। अब ये निकालते कैसे उस वीडियो में मैं अच्छे से बतलाया, एकदम बिल्कुल अच्छे से बतलाया। ये सॉल्यूशन निकालते कैसे, ऐसा थोड़ी कि यहाँ मैं अलग बतला दूँ। जो आपको मैं ग्रुप में वीडियो भेजा हूँ वहां पर अच्छे से बतलाया गया है, ठीक है ना। कि इसको जा करके डेप्थ में मत चला जाना, जाओगे तो बड़ी समय लगेगा। एकदम मुद्दा क्लियर है, क्या करना है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसमें क्या करना आता है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, इसको ना एम स्क्वायर कर दो प्लस 3, यानी dy अपन dx को m ले लो, ये 2 है, इसको पावर की तरह कंसीडर करना होगा। ऐसा होता नहीं ये पावर, लेकिन मान लो ये पैसा थोड़े लग रहा है, मान लो एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू, सो dy कहाँ गायब है, अरे बकलोल आदमी, मान लो y को नहीं मानना है, ठीक है, इसको भूल जाना है, y को भूल जाना है। ये हो गया 0, ठीक है, तो 0 हो गया, तो ये आपका इसका रूट हो गया -1 -2। इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख देंगे, y को C1 कांस्टेंट होता है, e का पावर जो रूट आया तो रूट -1 है तो -1 इंटू एक्स, C2 e का पावर रूट -2 है तो -2, हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। कितना आसान है ना, आसान है, सच में बड़ी आसान, हो गया, इतना सिंपल है। यानी इसको पोलिनोमियल बना लेना है, क्वाड्रेटिक बनेगा, पावर यहाँ पर 2 है ना, सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर तक ही आएगा, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो हायर ऑर्डर आ गया तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, इसमें कहाँ तक जाएगा, माने रूट निकालना है। और जब मान लो कि सर 3 क्यूबिक होता है तो 3 रूट मिलता तो प्लस C3 e का पावर, यानी जितना रूट आएगा अल्फा इंटू एक्स ई का पावर में अल्फा इंटू बीटा, सॉरी बीटा इंटू एक्स गामा इंटू एक्स, ये करते जाएंगे, ठीक है ना। मैं वही करती हूँ, हो गया ये, ठीक है। अब पार्टिकुलर सॉल्व करना होता है इसका, तो पार्टिकुलर करने के लिए मुश्किल होता है, ठीक है ना जी, नहीं मुश्किल नहीं होता, आसान है। तो पार्टिकुलर करने के लिए क्या हो जाता, e का पावर 2x अपॉन में क्या है, इसको डी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है ना, डी स्क्वायर प्लस 3d, m को d मान लो, ठीक है ना, ये। अब क्या किया जाता है, इस कोफिशिएंट को d के जगह पर माने पुट कर दो, जो x का कोफिशिएंट है ना d के जगह पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 4 6 प्लस, कितना हो जाएगा e का पावर 2x बाई 12, हो गया, ये हो गया पार्टिकुलर, है ना आसान। यानी मैं क्या किया, जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ना, d के जगह पर पुटिंग पार्टिंग कर दिया, डी के जगह पर पुटिंग। जब ऐसा आपको नहीं समझना, ऐसा है नहीं, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि समझ में नहीं आया। अब दिमाग को बकलोल बना के बैठे रहोगे ना तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, ठीक है ना, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है, बस अलग अलग नोटेशन है, ठीक है ना, ये सब अलग अलग नोटेशन, इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख, तो इसी को मैं एफ ऑफ डी बोल दिया, ठीक है। तो बस हो गया सिंपल, इसमें कोई ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाओगे तो फिर बेकार में फंसोगे, ठीक है ना। क्योंकि वैसा दे देगा तो मान लो कि सर इसके अलावा और तो 0 हो गया तो भाई उसको छोड़ देना, दूसरे को करने दो, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। हमें पता है कि 0 हो जाएगा तो छोड़ देना है, ठीक है ना, आप भी छोड़ देना, क्योंकि वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में चला जाएगा। और उसको करने में कम कि कितना भी फास्ट पेन चलाता होगा, कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा। आपके पास उतना समय होगा तो पढ़ लेना वेरिएशन पैरामीटर, यूट्यूब पर भी गूगल करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मेरे से मांगना वीडियो, जो जिसको करना होगा मैं दे दूंगा, मेरे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का वीडियो है, जिसको चाहिए मांगना दे दूंगा। लेकिन हाँ एक याद रखना, कम से कम एक क्वेश्चन को करने में 8 से 9 मिनट भी जा सकता है, एक क्वेश्चन को करना,
तो कोई मतलब है नहीं करने का। जीरो हो गया तो एक मिनट और यहाँ पर और भी चीजें है ना, काफी कुछ है, ठीक है ना। जब जीरो होता है ना तो एक और होता है वेरिएशन पैरामीटर, तो होता है डी प्लस टू से रिप्लेस भी करके बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, फिर उसको इंटीग्रेट वगैरह, मतलब वो मिला जुला करके डिफिकल्टी होगा आपके लिए, आसान नहीं होगा, मतलब समय टेकिंग होगा, डिफिकल्ट नहीं है, टाइम टेकिंग है। तो क्यों करना है यार इतना वहां समय है। अब ये है, बाप रे बाप, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बकलोलपन है। यहाँ पर साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन इनवर्स का, ठीक है ना। माने वो वही है कि इसका दिमाग खराब हो गया। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फिर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ प्लस टू में एक क्वेश्चन के लिए प्लस टू में डिवीजन करो। अब ऐसा थोड़ा कि एक दे दिया तो दूसरा देगा, ये सब छोड़ देना, ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये होगा नहीं, आप रूम पर कर लोगे, लेकिन इतना समय क्यों देना है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला आपको समझना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसको एग्जैक्ट कब कहेंगे, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे, जब डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स हो जाए। जब ऐसा हो जाए इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, जब ये आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये वन लाइनर फॉर्मूला है, ये आसान है। तो अब देख लो, कंपेयर कर लो, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको अब डिफरेंशिएट करो आ, इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में। देख लेना, जो dx के साथ है ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और जो dy के साथ है उसको x, और इसी फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू जीरो, यानी पहले इस फॉर्म में लिख लो, फिर m और n को देख लो, कंपेयर करके लिख लो, फिर इक्वलिटी कर लो। कितना हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, ये जीरो हो जाएगा तो 6y², इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 del y² हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू कितना हो गया, 3। हाँ, 3×6, अच्छा अच्छा, ये 2 हवा में उड़ के आ गया, तो डेल इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। यही है एग्जैक्ट डिफरेंस, कुछ है नहीं इसमें, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कितना है ज्योमेट्री, खत्म क्यों नहीं हो रहा है। डी, चलो डी को ये मान रखा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्या होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो होता है ना, ये जो होता है इंटीग्रेशन का साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये जो होगा वो इंटीग्रल साइन को रिप्रेजेंट करता है d+1। तो आप इसको ऐसे मान लोगे, d इक्वल टू वन बाई, सॉरी y इक्वल टू d+1 साइन इनवर्स x प्लस 1+1+x है। सबसे बेस्ट ये तरीका है, ठीक है। अब इसको उधर कर दी, dy प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x प्लस 1/1+x, ठीक है ना जी। ये d को पुट कर दो, तो dy अपॉन dx हो गया, प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1+1+x²। ये आपको दिख रहा है क्या हो गया, दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हो गया आपका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म हो गया। नहीं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म है ना, y डैश प्लस पी वाई प्लस क्यू एक्स, पी एक्स होता है यहाँ पे ये। इसका हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई का पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पर पी ऑफ एक्स 1 है तो ई का पावर में एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इसका इंटीग्रेशन। तो यानी इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल के छोड़ने, माने याद है तो पटाख से करो, ये प्लस टू की चीजें है ना, ये सब बेसिक है, ऐसा थोड़ी कि आपको यहाँ पढ़ाने की जरूरत है। आप प्लस टू में मक्खी मार रहे थे वहाँ, सब बोर्ड में पढ़ा होगा, ये सब बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा, या एक फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला अप्लाई
तो अब मुझे याद है ना, मैंने देखो मुझे भी याद थोड़े क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जब नीड हो रही है तो क्लिक करा। एक फार्मूला होता है फिर ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल को ये होता है, यानी एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है। ये बाई पार्ट से आता है, बाई पार्ट से यहाँ भी आ जाए, इसका इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव यहाँ है, इसका इंटीग्रेशन हो गया ई का पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल को। क्या बात है, मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया y ई का पावर एक्स इक्वल टू इतना ना tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस सॉरी tan इनवर्स एक्स प्लस सी टाइम्स ई का पावर माइनस सी। ऑप्शन बी। देखो कितना समय लगा, गोल 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 गोल। तो एक्चुअली ये याद होना है, ऐसा नहीं कि इसमें 1.5 मिनट से ज्यादा लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ ये आपको याद होना चाहिए। अब ये थोड़े कि आपको सारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन देख भाई, अब देखो आप +2 से पढ़ते हुए आए हो ना, तो सारी चीजें +2 का है, तो आपको ऊपर ऊपर ही चीजें चलेंगे। अब नहीं पूरा तो +2 का बीएससी का समझ रहे हो, उसको केवल कंप्लीट करने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। आप +2 में क्या कर रहे हैं, इसलिए कहा था कि स्टार्टिंग से मेहनत करते हुए ऊपर बढ़ना, ताकि जब पीछे की चीजें आए तो वो एक नजर देख लो, बस हो गया कंप्लीट, बस आंख से आपने ताक दिया, सारा दिमाग में इसका नहीं, या जरूरत पड़ेगी तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं टच में, जब जरूरत पड़ी। हाँ भाई, एक्चुअली मेरा बोर्ड का भी एक क्वेश्चन था, जब मैं 2012 में बोर्ड एग्जाम दिया था ना 12th का, उस समय भी इस पर क्वेश्चन आया था, और बड़ी प्यार से पहले पैराग्राफ दे करके फॉर्मूला वाला लिख दिया था, ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन दिया था, बस देखो देखो देखो। चलो, तो अब मुझे लग रहा है कि हो गया यहाँ, चलिए यहाँ तक आपका हो गया, तो लग रहा है कि मैं 25 क्वेश्चन के आसपास 20 क्वेश्चन टिक कर दिया। अब इसमें आपका अगला क्लास में स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होगा, तो कोशिश करो कि मेरे कराने से पहले कंप्लीट कर लेते, इसलिए आपको समय दिया गया कि आप कंप्लीट करो, जल्दी से कंप्लीट करो, खुद से कंप्लीट करो, मेरे कराने के पहले कंप्लीट करो, ताकि आपका क्लास इंटरटेन की तरह हो, यानी एक तरीके से आपका रिवीजन हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, 4-5 देखो मैं जो भी बोलूंगा पॉइंट वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का काम हो जाएगा डायरेक्ट, जो मैं मुंह से पॉइंट बोल रहा हूँ। यदि आप इसको सोच रहे हो क्या कौन कौन सा मैं मेजर पॉइंट्स को बोला हूँ, यदि क्लास के जस्ट बाद, खाते समय, वर्क करते समय, सोने के पहले, उठने के जस्ट बाद आप रिकॉल कर रहे हो, तो आपका माने 20 से 25 क्वेश्चन का काम हो जाएगा, और वो 20 से 25 क्वेश्चन ना आप हार्डली से हार्डली 30 से 35 मिनट में करके निकलिए, या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट। आप 40 मिनट भी करके निकल जाओगे तो समझ रहे हो, 25 क्वेश्चन आप 40 मिनट में कर लिए, तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपका बहुत समय बच जाएगा, यानी आप आराम से 45 का आंकड़ा प्लस कर जाओगे। चलो आज के लिए इतना ही, कल तो अभिनव शायद क्लास लेगा 2024 का, फिर परसों 2023 का क्लास लूंगा।